नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप सबों के अपार प्रेम से हमने सफलता के 1 साल पूरे कर लिए। जी पुरवैया के सफलतापूर्वक 1 साल पूरे होने पर हम सबका हौसला बढ़ा है, साथ ही हमारी चुनौती भी बढ़ी है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। हम खबरों के हर पहलू को आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। आज हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और झारखंड के साथ बिहार के पेंशन बंटवारा विवाद पर चर्चा करेंगे। इसके हर पहलू की करेंगे पड़ताल, साथ ही विलय पर विरोधाभासी बयानों का भी करेंगे डीएनए टेस्ट और बात होगी जहर की खेती की भी। खबरों की दुनिया में आपके सामने आए हमें आज 1 साल हो गए। बीते 1 साल में आपका जो प्यार मिला उससे हम अभिभूत हैं। आपके प्यार ने खबरिया चैनलों के भीड़ में जी पुरवैया को एक अलग पहचान दिलाई। पुरवैया डीएनए को आपने जिस तरह से सिर आंखों पर बैठाया उससे हमारा हौसला बढ़ा और उसी का नतीजा है कि हम खबरों के हर पहलू को आपके सामने परोस पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। खबरों की भीड़ में जनता के सरोकार से जुड़ी खबरें। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां ईश्वर को मां के रूप में पूजे जाने की परंपरा है, लेकिन नारी को शक्ति के रूप में पूजने वाले इसी समाज में बेटियों और महिलाओं को लेकर लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली है। कभी तो नालंदा में एक महिला को सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया गया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। आपके हमारे काम की खबरें जो व्यवस्था की तस्वीर पेश करें। क्या आपकी भी संपत्ति उस रफ्तार से बढ़ती है जिस रफ्तार से नेताओं की संपत्ति बढ़ती है? ये सवाल आप किसी से भी करेंगे तो जवाब ना में होगा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। हमने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आने के बाद कॉमन मैन से भी बात की। उनका कहना है कि जिस तरह से पिछले सालों में महंगाई बढ़ी है उसे देखते हुए उनकी संपत्ति घटी ही है, बढ़ी नहीं। अपना अपना तिजोरी भरते हैं लोग बाकी से किसी से क्या मतलब है? आम जनता कुछ नहीं मिलता है। दुगनी यहाँ हम जहाँ हैं वहीं पे गुजारा निकाल लें, उसी में बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था चलाने वालों से सीधा सवाल पूछे। झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। चुनाव के पहले सभी पार्टियां भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात करती थी, लेकिन टिकट देने की बात जब सामने आई तो देखिए सभी दलों ने दिल खोलकर भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट दिया। जेएमएम ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे 5, बीजेपी ने 3, आरजेडी ने 6, कांग्रेस ने 3, आजसू ने 4 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। समाधान भी बताए। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कोई संभावना दिख रही है? इन दोनों सवालों के जवाब ना में दिखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के छत के नीचे फिलहाल नीतीश कुमार आना नहीं चाहेंगे। हम हवा में बात नहीं करते, आंकड़ों के जरिए सही तस्वीर पेश करते हैं। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के नामजद अभियुक्तों और उसमें संदेहास्पद भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। इनमें साइमन मरांडी, उमाशंकर अकेला और अनंत प्रताप देव का नाम शामिल है। राजनीति हो या खेल का मैदान, कौन चल रहा कैसी चाल? अब सवाल है कि मांझी ने 3 साल का वक्त मांग किसे चुनौती दी है, बीजेपी को या फिर जेडीयू को? किसकी क्या है मंशा? नक्सली क्यों कर रहे हैं व्हाट्सएप का उपयोग? व्हाट्सएप के बारे में आपको बता दें कि विदेशी सर्वर है। रशियन कंपनी और जर्मनी इस सर्वर का उपयोग करते हैं, यही दूसरे देशों को भी सर्विस दे रहे हैं। हम पहुंचाते हैं खबरों की तह तक। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारों में से एक है। यह भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले क्षेत्रों में से है। देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 13.25% है। वस्त्र उद्योग गहन श्रम वाला उद्योग है और कृषि के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाले क्षेत्रों में से एक भी है। आपके पास पहुंचाते हैं सही और सटीक जानकारी। में अपने बेहतर भविष्य का सपना छिपा हुआ था, लेकिन अब वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। कारण साफ है, एक तरफ पीएलएफआई है तो दूसरी तरफ पुलिस, और इन दोनों के वर्चस्व के बीच में इन बच्चों का भविष्य अधर में फंसा हुआ है। क्योंकि हम करते हैं स्वस्थ पत्रकारिता, हम करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता। आज भी बेटियों को कई तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है और ये प्रताड़ना कड़े कानून बनाकर नहीं, बल्कि बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलकर रोकी जा सकती है। निडर होकर बोलते हैं, बेबाक बोल। सवाल है कि कैसे रुकेगा अवैध उत्खनन। उसके लिए बेशक रघुवर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हों, लेकिन उसके अलावा कुछ और जरूरी कदम है जिसे उठाना होगा। कोल कंपनियां कोयला खरीदें,
ताकि अवैध खनन को वैध बनाया जा सके। केंद्र एवं राज्य सरकार और कोल कंपनियां संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र के 5-10 किलोमीटर की परिधि में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाएं। जनता और सिस्टम की खोलते हैं आंखें, क्योंकि हमसे आपको है ढेर सारी उम्मीदें और आपकी उन्हीं उम्मीदों पर अब तक खरा उतरता है पुरवैया डीएनए। हमारा वादा है आगे भी हम आपको खबरों के हर पहलू से कराते रहेंगे रूबरू। डीएनए में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आपसे हम भरोसा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरीके से हम बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सिर्फ आपका ऐसा ही प्यार और साथ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आज के डीएनए की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक पटना में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर से अपर महानंदा जल योजना पर 1978 के करार के तहत फुलवाड़ी बांध की लागत साझेदारी, आदिवासियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त चावल का आवंटन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुद्दे, पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए उपाय और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में लंबे समय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मॉडल बाढ़ संहिता बनाने पर चर्चा हुई। इन मुद्दों के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड में हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा, जल संसाधन के लिए राशि, झारखंड से पेंशन मद में बाकी 2584 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही बिहार ने पथ निर्माण के लिए 431 करोड़ आंतरिक सुरक्षा दुरुस्त करने, इंदिरा आवास और कृषि के लिए अतिरिक्त राशि की भी मांग की। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार झारखंड के बीच क्या है पेंशन बंटवारा विवाद। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से ही बिहार के साथ पेंशन बंटवारे को लेकर दोनों के बीच गंभीर मतभेद है। बिहार सरकार पुनर्गठन अधिनियम प्रावधान के तहत पेंशन दायित्वों का बंटवारा करना चाहती है। इसके तहत झारखंड पर 2584 करोड़ रुपए का दावा किया है। हालांकि झारखंड इसे मानने से इनकार करता है। झारखंड सरकार का मानना है कि दोनों राज्यों के बीच पेंशन दायित्वों का बंटवारा आबादी के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए वो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का हवाला देता है। दोनों राज्यों के इस विवाद को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया था। केंद्र सरकार ने विचार विमर्श के बाद पुनर्गठन अधिनियम के निहित प्रावधान के तहत ही पेंशन बंटवारे का आदेश दिया। झारखंड सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो चलिए, पेंशन बंटवारे का जो विवाद है, जो लगातार चला आ रहा है, आखिर बिहार और झारखंड के बीच पेंशन बंटवारा विवाद क्या है, इसमें पेच क्या है, यह सब कुछ हम समझते हैं। हमारे साथ संवाददाता अविनाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, पहला सवाल आपसे, आज भी यह मुद्दा उठा, क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पेंशन बंटवारे पर बात हुई। ये पेंशन बंटवारे को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें होती हैं, कोई ना कोई हल निकलेगा, क्या कुछ समझा जाए अविनाश? जब से झारखंड का गठन हुआ है उसके बाद से ही अगर आप देखें 9 मुख्यमंत्री पहले शपथ ले चुके हैं और रघुवर दास 10वें मुख्यमंत्री हैं। अगर रघुवर दास की बात करें तो उनके समय में भी जिस तरह से आज बैठक हुई है और फिर से बिहार की तरफ से जो दावेदारी की गई है 2500 करोड़ रुपए की पेंशन की जो राशि है वो झारखंड को देनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ उस वक्त ही उत्तराखंड का भी गठन हुआ और छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ। उनके जो पेंशन के बंटवारे थे, उनका जो इसका निपटारा किया गया वो आबादी के आधार पर किया गया है, जबकि झारखंड में ये फार्मूला लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जब 2 राज्यों का पेंशन से संबंधित जो बंटवारा हुआ है उसके लिए अगर आबादी को आधार माना जा रहा है तो झारखंड को क्यों नहीं। यही कारण है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी राशि है और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो झारखंड को देने की बात हो या फिर बिहार के लिए लेने की बात हो, दोनों के लिए बहुत अहम रखता है। और ये जिस तरह से मामला उलझता जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को अब तक सुलझा नहीं पाया है और ऐसा लग रहा है कि अभी और कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल सही कहा अविनाश आपने कि मामले में और वक्त लग सकता है और भी पेच है। अविनाश, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुकी है झारखंड सरकार। आज गृह मंत्री मौजूद थे राजनाथ सिंह, उनके सामने भी यह मुद्दा उठा। क्या कुछ पता चल पाया, कुछ अपडेट है आपके पास अविनाश, संदर्भ में क्या कुछ हुआ, इस मुद्दे पर कैसी बात हुई, क्या कुछ कहा गया?
देखिए सैयद, फिर से वही रटी रटाई बातें कही गई हैं जो पहले से सरकार कहती आई है। चूंकि रघुवर सरकार के पास में बहुत मुद्दा बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के लिए बचा भी नहीं था कि इस मामले में वो अध्ययन करके इस बैठक में आए और उसमें कोई निपटारा अगर उसकी तरफ से कोई पहल की जाए तो ऐसा संभव नहीं था। समय कम थे और समय जो मिला था उसके तहत जो काम हो सका है, जो पिछले सरकारों ने लगातार जो बात रखी है, वही बात जो जानकारी आ रही है उसी बात को फिर से इस प्लेटफॉर्म पर रखा गया है कि आबादी के आधार पर अगर इसका निपटारा किया जाए तो ये झारखंड के साथ न्यायपूर्ण होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड इतनी बड़ी राशि देने में सक्षम नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा अविनाश, अभी इंतजार ही करना चाहिए हमें और आपको भी और झारखंड वासियों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट। महाविलय की संभावना पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। तारीखों के ऐलान की बात हुई, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी के अंदर से विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं और जो नाराज गुट हैं, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है, वो क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मोदी विरोध की बिसात पर जिस राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, उसने उनके अपनों के बीच ही विरोध की ऐसी चिंगारी भड़का दी है जिसकी आंच महाविलय की संभावना को जलाने को तैयार दिख रही है। एक तरफ नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर मजबूत विपक्ष के खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू के अंदर दरार इतनी चौड़ी होती दिख रही है जिसे भरना पार्टी के लिए चुनौती होगी। क्या लगता है ये जो विलय होगा, कितना आप इसके पक्ष में लगे? हम तो एकदम पक्ष में नहीं है। क्या लगता है अगर विलय होगा तो क्या नुकसान हो सकता है? जनता मन बना चुकी है कि इस विलय के खिलाफ में हम जाएंगे और सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। विलय के पक्ष में है कि नहीं, सीधा सवाल है मेरा कि विलय होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने कहा ना कि सब समय परिस्थिति पर निर्भर है, किसी के हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं। नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लगता है कि विलय होने के बाद आसान होगी लड़ाई भाजपा से? अब हम यही अभी आपको कहेंगे कि सब समय पर छोड़ दीजिए। चलिए। एक तरफ घमासान जेडीयू के अंदर है तो खलबली आरजेडी में भी कम नहीं। लालू अल्पसंख्यकों के बीच अपनी दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके अपने उनकी दही खट्टा साबित करने में लगे हैं। माह से 1.5 माह से चर्चा हो रही है विलय होगा विलय होगा। हम तो ये कहना चाहिए कि जितना जल्दी हो विलय इन लोगों को हो जाना चाहिए, और विलय हो तो नियत साफ करके हो, कहीं भी मन में खोट कर विलय नहीं होना चाहिए, और नियत नीति साफ करके जनता को ही बताना चाहिए कि हम इस मुद्दे पर विलय कर रहे हैं, किसको हमको रोकना है। दोनों दलों के अंदर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। हालांकि राजनीति में आला कमान ही भगवान जैसी रवायत खत्म नहीं हुई है। नेतृत्व की आस्था में डुबकी लगाने वाले यहाँ भी हैं। देखिए, हम लोग के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी कल भी बिहार के नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मांझी जी के नाम पे वोट नहीं मांगिएगा? देखिए, हमने कहा, आपने नेता के बारे में पूछा, हमने नेता के बारे में स्पष्ट तौर से कहा कि हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नेता है, इसके लिए अधिकृत है, नेता है, जो निर्णय लेंगे हम लोग उसको मानेंगे। अच्छा, तो विलय जो होगा तो नेता कौन होगा? नेतृत्व तो आप लोग किसके नेतृत्व? वो तो नेता लोग तय करेंगे आपस में बैठ के। नीतीश जी, लालू जी, शरद जी, ये लोग तो मुलायम सिंह, ये लोग तो नेता लोग तय करेंगे। उन लोगों का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। एक तरफ बिहार फतह कर नरेंद्र मोदी के जादू पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश में नीतीश और लालू लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब अपनों को जवाब देने की नौबत आ गई है। सवाल ये है कि सवालों की फहरिस्त कितनी लंबी है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो बयान तो आपने सुन लिया, किस तरीके से जेडीयू खेमे के हों या आरजेडी खेमे के हों, क्या कुछ कह रहे हैं इस विलय को लेकर आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे कि पेच कहां फंस रहा है। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जेडीयू के विधायक या आरजेडी के विधायक विलय को लेकर अपनी बात क्या रख रहे हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों दलों में दो बातें एक साथ हो रही हैं। पहली बात तो यह कि बीजेपी को रोका कैसे जाए, इसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि विलय को लेकर विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए तो विरोध की आवाज उठाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए पहला सवाल यह है कि मोदी विरोध की राजनीति क्या जेडीयू को अंदर अंदर कमजोर कर रही है, और अगर कमजोर कर रही है तो इसकी वजह क्या है। जाहिर है राजनीति में अपने मकसद को साधने के लिए जनता के बीच वैसे तर्कों की जरूरत होती है जो किसी दल या नेता की विश्वसनीयता को बनाए, और खास तौर से राजनीति का जो दौर अभी चल रहा है उसमें व्यक्तिगत पहचान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में एक दूसरे से अलग अलग दिखने की कोशिश करने वाले जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की समस्या यह है कि वो एक ही रंग में कैसे रंगे, और सियासत के रंग में जनता को रंगने की बारी आए तो ऐसा क्या करें कि नतीजा उनके पक्ष में आ जाए। इसलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश और लालू अभी तक अपने लोगों के बीच ही कोई मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए हैं जिससे कार्यकर्ताओं नेताओं को आगे की तस्वीर साफ हो सके, या फिर जवाब देने की कोशिश भी हुई तो वो धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता से ज्यादा नीतीश बनाम मोदी की ही छवि बनाने में कामयाब। तो डीएनए में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।